Hello friends, so let's come to the chapter 17 which is called the dawn of history in the deep south। अब हम एक चीज़ आपको बताएं तो हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंडो ग्रीक्स, बहुत सारे बाहर के लोग आके यहाँ पे इंडियनाइज्ड हो गए। जैसे कि सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में इंडो ग्रीक्स आए, साकास आए, पार्थियंस आए एंड उसके बाद कुशान्स आए। फिर हमने डेक्कन में पढ़ा था, डेक्कन में सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी थी दैट इज़ सातवाहनास, और उसके बाद इशकवाकूस आए थे वहीं पर जो हमारा डेक्कन था। अब हम एक्सट्रीमली साउथ वाला जो एरिया है वहाँ पे हम पढ़ेंगे चेरास, चोलास, पांड्यास इस चैप्टर में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस चेरास, चोलास, पांड्यास के पहले इस डायनेस्टीज़ में यहाँ इस एरिया में कौन था, तो यहाँ पे मेगालिथ बैकग्राउंड था। अब मेगालिथ की अगर बात करें तो मेगालिथ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। व्हाट इज़ मेगालिथ? मेगालिथ वो होते हैं जहाँ पे जो बरीड जो ख़त्म हो जाते हैं उनको बरी किया जाता है टूल्स के साथ और उसको बिग स्टोन से जो है कवर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मेगालिथ, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आए ये जनरली उसी टाइम पे था। इसके बाद ही चेरास, चोलास, पांड्यास आए थे साउथ में, मतलब एक्सट्रीम डेक्कन में। हम मेगालिथ बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमको बिगनिंग बताते हैं इस हिस्टोरिकल पीरियड का। अब क्या क्या एलिमेंट्स हैं? पहली चीज़ कि ये रूरल कम्युनिटीज़ थी, लार्ज स्केल रूरल कम्युनिटीज़ थी जो प्लफ एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। वो कैसे करती थी? आयरन इम्प्लीमेंट्स के प्लफशेयर्स बने होते थे। स्टेट सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, सोशल क्लासेस स्टार्ट हुई, राइटिंग स्टार्ट हुई, रिटन लिटरेचर स्टार्ट हुए। सारे ये फिनोमिना जो हैं वो पेनिनसुला के टिप पे नहीं मिलते थे। ये जनरली हमारा जो है ये 2nd सेंचुरी BC में आए थे। बट ये पीरियड जो था वो अपलैंड पोर्शन जो था हमारे पेनिनसुलर का, वहाँ के कुछ पीपल इनहेबिटेट करते थे, वहाँ पे रहते थे, जिनको मेगालिथ बिल्डर्स बोला गया। और इनका कोई एक्चुअल सेटलमेंट नहीं था, बट इनके बारे में ये बताया जाता है कि उनके ग्रेव्स के थ्रू इनको जाना जाता है। अब ये ग्रेव्स को मेगालिथ्स क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि ये बिग पीसेस ऑफ स्टोन से सराउंडेड थे, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मेगालिथ, ठीक है। तो ये क्या क्या कंटेन करते हैं? पहली चीज़ पीपल के स्केलेटन जो ख़त्म हो जाते थे, ठीक है, उनको बरी किया जाता था विद आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड पॉटरी। और जनरली पॉटरी जो थी वो ब्लैक एंड रेड वेयर थी। ऑब्वियसली जो हमारे बरिंग जो हमारे डेड पीपल थे उनको बरी करने के साथ साथ उनके साथ गुड्स भी बरी किया जाता था और उनको बोला जाता था कि ये जो है नेक्स्ट लाइफ में उनको यूज़ आएंगे, ठीक है। तो इससे हमको कहीं ना कहीं पता चलता है कि उनकी लाइवलीहुड कल्चर क्या था, उनका कैसे एग्रीकल्चर, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या वो प्रैक्टिस करते थे। फिर हमने कुछ देखे एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, इवन होस और सिकल्स भी हमको मिले थे। फिर शिवा की त्रिडेंस करके एक शिवा जो है ऐसा बोला जाता था कि गॉड भी वहाँ पे मेगालिथ में फाउंड हुए, ठीक है। अब बहुत सारे एग्रीकल्चरल टूल्स भी जो बरी किए जाते थे, इसका मतलब ये था कि वो फाइटिंग और हंटिंग के लिए यूज़ होते थे लार्ज स्केल में। जनरली वो एग्रीकल्चरल एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं था मेगालिथ में, ठीक है। अब मेगालिथ की अगर बात करें तो तमिलनाडु, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश वो वाला रीजन है जो कि 1000 BC में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसी में चेरास, चोलास, पांड्यास आए उसके बाद, तो वो अशोकान इंस्क्रिप्शन में तीनों को मेंशन किया गया है। अब इनके कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहली चीज़ ये रेड पॉटरी यूज़ करते थे और ये पॉटरी जो थी इनकी वो डिफरेंट थी। ये जनरली उन ब्यूरल था और सिस्ट ब्यूरल से अलग था। सिस्ट ब्यूरल में बहुत सारे बिग शोल्डर से हम वो करते थे, बिग बोल्डर से हम सराउंड करते थे, बट अन ब्यूरल जो था वो अलग था, ठीक है। अब ये रागी और पैडी प्रोड्यूस करते थे और लोल जो हमारा हिल एरियाज था वहाँ पे सिचुएटेड थे। पर धीरे धीरे वो क्या कहे फर्टाइल प्लेन में आने लगे। फर्टाइल प्लेन में आने के बाद ये पैडी कल्टीवेशन करने लगे और स्टेट सिस्टम जो है यहाँ पे राइज हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड मेगालिथ। यहाँ पे देख सकते हैं मेगालिथ, ये मेगालिथ ब्यूरल जैसे बड़े स्टोन से सराउंड कर दिया। अब हम कुछ देख लेते हैं जो समरी की अगर बात करें मेगालिथ बैकग्राउंड की, तो अराउंड 1000 BC to 500 BC तक चला। ये हर पेनिनसुलर इंडिया में प्रिवेल्ड हुआ, ना कि डेक्कन में क्या था हमारे सातवाहनास थे। पेनिनसुलर इंडिया में सारे पेनिनसुलर इंडिया में कौन था? मेगालिथ बैकग्राउंड था। अब मेगालिथ का मतलब क्या होता है? बिग बोल्डर्स और बिग स्टोन्स जो हमारे ग्रेव्स को सराउंड करते हैं, और ये ग्रेव्स को मेगालिथ्स बोला गया। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? तो ब्लैक और रेड पॉटरी यूज़ करते थे। प्रैक्टिस जो थी कि वहाँ पे गुड्स को भी बरी करेंगे विद द डेड बॉडीज। एग्रीकल्चर टूल्स भी बरी होते थे जो कि फाइटिंग और हंटिंग के लिए यूज होते थे। इससे हमको पता चलता है कि एडवांस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं प्रैक्टिस करते थे। अब जो स्केलेटन्स थे वो अन ब्यूरल से अलग थे, सिस्ट ब्यूरल से। प्रैक्टिस जो थी वो पैडी भी प्रोड्यूस करते थे, रागी, और स्लोप ऑफ हिल्स में रहते थे। बट लेटर ये फर्टाइल रिवर बेसिन्स में आने लगे और बहुत सारे विलेजेस डेवलप हुए, टाउन्स डेवलप हुए, जिसके कारण सोशल क्लासेस डेवलप हुई, और ये कहीं ना कहीं कंडीशन क्रिएट किया कि हमारा जो है स्टेट सिस्टम राइज हो गया है डीप साउथ में।
ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं संगम एज, दैट इज़ कॉल्ड हमारा चेरास, चोलास, पांड्यास। तो 3 किंगडम्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हुए जो कृष्णा रिवर के साउथ में रहते थे, जो कि है चोलास, पांड्यास एंड चेरास। तो सबसे पहला अगर मेगास्थनीज की बात की जाए तो मेगास्थनीज जो है इंडिका की है। वो किसने इसमें सबसे पहली बार ये बोला गया है कि पांड्यास जो है सबसे पहली बार मेंशन किए गए हैं। अब पांड्यास को बोला जाता था कि ये पर्ल्स के लिए सेलिब्रेट किए जाते थे। ये जनरली विमेन इस किंगडम को रूल करती थी और इनकी जो सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल थी। बट ऐसा बोला जाता है कि इसको एग्जेजरेट किया गया, बट ऐसा एग्जेजरेट करके इतना ज़्यादा बताया गया, बट ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी। पांड्यास टेरिटरी जो थी वो सदर्न मोस्ट और सदर्न ईस्टर्न पोर्शन जो था इंडियन पेनिनसुलर का, वहाँ पे थी, जो जनरली अभी तमिलनाडु वाला रीजन है। और इसकी कैपिटल क्या थी? मदुरई। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तीनों डायनेस्टीज की कैपिटल पूछी जाती है, तो इसकी कैपिटल क्या थी? मदुरई। अब संगम लिटरेचर जो है सबसे पहली बार फ्लरिश्ड कब हुआ? ये पांड्यास के टाइम पे ही हुआ। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि पांड्यास की जो डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा लिटरेचर पे बेस्ड थी, बहुत ज़्यादा लिटरेचर थे वहाँ के। वेल्दी और प्रॉस्परस डायनेस्टी थी। इनका ट्रेड जो है रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा चलता था और बहुत सारी एम्बेसीज भी उन्होंने रोमन एम्पायर जो थे अगस्टस उनको सेंड की थी। ब्राह्मण्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर इंजॉय करते थे और पांड्यास किंग्स जो है वो वैदिक सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पांड्यास। तो हम देख लेते हैं एक बार समरी। ठीक है, पांड्यास की बात करें तो आप पहले एरिया देख लीजिए। पांड्यास जो है एक्सट्रीम साउथ में, जो हमारा ईस्टर्न साउथ ईस्ट वाला रीजन था वहाँ पे थे। और सारे तीनों जो चेरास, चोलास, पांड्यास है वो अशोका के इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अब पांड्यास को अगर बात करें तो पांड्यास को फिश सिंबल से डिनोट किया जाता था। पांड्यास को बहुत इंपॉर्टेंट है, पांड्यास किस से डिनोट किया जाए? फिश से। अब ये पहली बार मेंशन किए गए हैं मेगास्थनीज में कि ये फर्स्ट ठीक है। और किंग्स जो है सेलिब्रेट फॉर पल्स आर रूल बाय विमेन। अब रीजन अगर बात करें तो साउथ ईस्टर्न पोर्शन जो था इंडियन पेनिनसुला का, वहाँ पे कैपिटल इनकी मदुरई थी। अब व्हाट आर द कैरेक्टर्स? वेल्दी और प्रॉस्परस स्टेट था। ट्रेड जो था रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत हुआ। इन्होंने एम्बेसी सेंड की थी रोमन एम्पायर अगस्टस को। फिर किंग जो है वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, सेक्रीफाइसेस, और ब्राह्मण जो है वो बहुत ज़्यादा पावर इंजॉय करते थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पांड्यास। ठीक है, नेक्स्ट कम टू पांड्यास हो गया। नेक्स्ट कम टू हमारे चोलास की अगर बात करें तो चोलास को कोरोमंडलम बोला जाता था और कोरोमंडल भी बोला जाता था। ये जनरली नॉर्थ ईस्ट जो टेरिटरी है हमारे पांड्यास की, वहाँ पे पांड्यास के ऊपर वाले एरिया में चोलास जो थे वो सिचुएटेड थे। अब ये जो है पेन्नार और वेल्लूर रिवर के पास रहते थे। इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका एक स्टेट था, दैट इज़ उरायूर। वहाँ पे कॉटन क्लोथ्स बहुत ज़्यादा मिलते थे, जो कि फेमस था उसके लिए। और इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे एलारा, जिन्होंने श्रीलंका को कंक्योर किया था और 50 साल तक रूल किया था। फिर उसके बाद एक और रूलर आए थे, कराइकल, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। इन्होंने पुहार फाउंड किया था और इन्होंने कैपिटल जो है उरायूर से कावेरीपट्टनम शिफ्ट की थी, जो कि पुहार बोलते थे, उसी को कावेरीपट्टनम बोलते थे। ठीक है, अब इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी। ठीक है, और ये ग्रेट सेंटर था ट्रेड और कॉमर्स का और हैड अ लार्ज डॉक। वन ऑफ द मेन सोर्स अगर बात करें यहाँ का चोलास का, तो कॉटन क्लोथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एफिशिएंट नेवी मेंटेन करते थे। अब कराइकल चोला के बाद जो है धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो गया, बिकॉज इतने ज़्यादा अच्छे किंग नहीं आए और इनकी कैपिटल कावेरीपट्टनम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गई। अब क्यों डिस्ट्रॉय हुई? बिकॉज 2 रीज़न थे। पहली चीज़, चेराज और पांड्यास के साथ कांस्टेंट वॉर होने के कारण। दूसरी चीज़, जो पालवास जो थे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ में थे, वो अटैक किए चोलास पे, तो इसके कारण भी ये डिस्ट्रॉय हो गए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे चोलास एम्पायर। ठीक है, अब चोलास को अगर चेरास को बात कर रहे थे। चेरास को हम अगर बात करें तो चोलास को बात करें तो चोलास को टाइगर और कोरोमंडलम और कोरोमंडल बोला जाता था। चोलास की जो डायनेस्टी थी दैट इज़ पांड्यास के ऊपर थी और चेरास जो थे हमारे वेस्टर्न में थे। अब चोलास की अगर बात करें तो चोलास जो है नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी जो थी पांड्यास की, वहाँ पे बिटवीन पेन्नर और वेल्लूर रिवर के पास रहते थे। कैपिटल जो थी इनकी पुहार थी, कावेरीपट्टनम। रूलर अगर बात करें तो एलारा जो थे उन्होंने श्रीलंका को कंक्योर किया था और 50 साल तक रूल किया था। फिर कराइकल आए थे जिन्होंने पुहार को फाइंड किया, जिन्होंने कैपिटल भी शिफ्ट की उरायूर से कावेरीपट्टनम। अब उरायूर जो था कॉटन क्लॉथ के लिए बहुत फेमस था, सोर्स ऑफ वेल्थ उनका क्या था? कॉटन क्लॉथ। हैवी नेवी मेंटेन करते थे, जो कि
भी गंगा और इरावदी रिवर तक भी जा सकती थी। और डिक्लाइन क्या हुआ? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट वॉर विद चेरास एंड पांड्यास एंड अटैक्स ऑफ द पालवास फ्रॉम द नॉर्थ। तो दिस इज ऑल अबाउट चोलास को टाइगर बोला जाता था। ये एक्चुअली अर्न है जिसमें क्या हो जाता था, डेड खत्म हो जाते, जैसे कि आज भी आप देखते हैं कोई भी खत्म हो जाता है तो उनको जो है कलश में ले जाया जाता है, उनकी जो मिट्टी होती है, तो वही चीज़ जो है राख होती है उसको इसमें रखा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अर्न। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने पढ़ लिया चोलास एंड पांड्यास। नाउ लेट्स कम टू चेरास। चेरास जो है वेस्टर्न इंडिया में रहते, केरला कंट्री जो था उसको वहाँ पे थे, केरला वाले स्टेट में, और इसको केरला कंट्री भी बोला जाता था। वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द लैंड ऑफ पांड्यास। ये जनरली नैरो स्ट्रिप्स जो था लैंड और सी के बीच में वहाँ पे सिचुएटेड थे। अब चोलास और सबसे इम्पॉर्टेंट चेरास की इम्पॉर्टेंट ये थी कि चेरास जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है रोमन एम्पायर के साथ कर सकते थे, बिकॉज वो वेस्टर्न में सिचुएटेड थे, तो वहाँ से पासिंग जो था वो बहुत इजी था। अब रोमन्स जो थे उन्होंने 2 रेजिमेंट्स जो है मुजरिस पोर्ट में सेटअप किए, आइडेंटिकल विथ क्रैनंगोर इन चेरास कंट्री टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और ऐसा भी बोला जाता था कि उन्होंने एक टेम्पल बिल्ड किया, टेम्पल ऑफ अगस्टस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में बात करें चेरास की, तो चेरास चोलास और हमारे पांड्यास की हमेशा फाइट चलती रहती थी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि चेरास ने जो कराइकल चोला के फादर थे उनको किल किया था, और चेरा किंग जो है पूरी तरह अपनी लाइफ लॉस्ट कर दिए थे। फिर बाद में मैट्रिमोनियल अलाइंसेस हुई जिसके कारण बहुत ज़्यादा वो सब भी हुआ। बट इनके सबसे इम्पॉर्टेंट जो किंग थे वो सेंग गुटवन थे, जिनको रेड चेरा भी बोला जाता था। इन्होंने अपने राइवल्स अपने कज़न्स को सिक्योरली थ्रोन पे बैठाया, और इन्होंने ऐसा बोला जाता है कि ये नॉर्थ को इन्वेड कर लिया और गंगा को भी उन्होंने क्रॉस कर लिया था। अब मेन इंटरेस्ट जो था पॉलिटिकल हिस्ट्री का, अगर हम बात करें चेरास चोलास पांड्यास की, तो उनमें 3 किंगडम्स के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, एंड एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, ऑल्सो श्रीलंका के साथ भी लड़ाई करते थे। अब जिसके कारण वॉर्स के कारण जो है ये किंगडम वीकेंड हुआ, चेरास चोलास पांड्यास जो है वहाँ से चले गए। बट अगर बात करें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉफिटेड भी थी। क्या क्या चीज़ें थी? पहली चीज़, इनका जो नेचुरल रिसोर्सेज था और फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा एनहांस था। फॉर एग्जांपल स्पाइसेस जो थे, स्पेशली पेपर जो था, वो वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये बहुत ज़्यादा सप्लाई करते थे, जिसके कारण हमको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता था। फिर एलिफेंट्स के आइवरी भी ये सप्लाई करते थे वेस्ट को। अब सी जो था वो कहीं ना कहीं पर्ल्स और उनको माइंस करके प्रीशियस स्टोन्स यूज़ करके वेस्टर्न इंडिया को वेस्ट को सेंड करते थे, तो ट्रेड में बहुत ज़्यादा फेमस थे ये डायनेस्टी। फिर मुस्लिन और सिल्क भी प्रोड्यूस करते थे, कॉटन क्लॉथ्स भी प्रोड्यूस करते थे, जो कि हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा राइस, जिंजर, सिनेमन, सेवरल अदर आर्टिकल्स भी जो हैं वो बहुत सादा वो बनाते थे, जो तमिल लैंग्वेजेस में मेंशन है, डिराइव्ड की गई है, और इसके कारण जो है हमारा रोमन्स के ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ चेरास चोलास एंड पांड्यास। तो एक बार हम देख लेते हैं। अब हमने चेरास पर, हाँ, चेरास को जो है बो बोला जाता है, इनको केरला कंट्री, जनरली वेस्ट नॉर्थ ऑफ लैंड ऑफ पांड्यास, केरला स्टेट में सिचुएटेड थे। इनकी जो कैपिटल थी वो थी वंची। याद रखिएगा इनकी कैपिटल क्या थी? वंची। पांड्यास की कैपिटल क्या थी? मदुरई। हमारी चोलास की कैपिटल क्या थी? कावेरीपट्टनम, पुहार जिसे बोला गया। फिर चेरास की कैपिटल क्या थी? वंची। अब इम्पॉर्टेंस यही है कि ये रोमन्स के साथ ट्रेड बहुत करते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ वेस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड थे। रोमन्स ने 2 रेजिमेंट सेटअप किए थे एट मुजरिस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और उन्होंने टेम्पल ऑफ अगस्टस भी बिल्ड किया था। अब चेरान सेंगुटू वन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिनको रेड चेरास भी बोला जाता था। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे और इन्होंने मुजरिस फोर्ट डेवलप किया था। अब इंपॉर्टेंस इन तीनों किंगडम की ये है कि ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज और फॉरेन ट्रेड से बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट हुआ। इमेंसली ये रिचेस्ट थे, बिकॉज स्पाइसेस हो गए, एलिफेंट्स के एवरी हो गए, पर्ल्स हो गए, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, सिल्क, कॉटन, मसलिन, ये सब जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को भेजते थे। अब पर्स ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ चेरास चोलास एंड पांड्यास। नाउ लेट्स कम टू पर्स एंड स्वॉर्ड की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, रॉयल रेवेन्यू, मतलब इतना ज़्यादा आर्मी भी मेंटेन करते थे, हमने देखा इतना ज़्यादा पैसा भी आता था, तो किस चीज़ के लिए, कैसे वो इतना रेवेन्यू जनरेट, क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है रॉयल रेवेन्यू का? तो पहली चीज़ ट्रेड, फॉरेन और इंटरनल जो था वो रॉयल रेवेन्यू का सोर्स था। और
हमको ये पता चलता है कि कस्टम ऑफिशियल्स भी पुहार में फंक्शन करते थे। अब ट्रांजिट ड्यूटीज़ जो है वो लगाते थे, किन पे लगाते थे? जो भी गुड्स को मूव करते थे, अपने साथ प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, उन पे ट्रांजिट ड्यूटी लगता था। अब जो भी मर्चेंट्स मूव कर रहे हैं उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, कि और स्मगलिंग ना करें, तो ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए सोल्जर्स जो हैं एक कांस्टेंट विजिलेंस मेंटेन करके रखते थे कि हम जो है बाकी जो रूलर्स, बाकी जो मर्चेंट्स हैं उनको विजिल कर पाए। स्पॉइल्स ऑफ वॉर जो है वो भी रॉयल इनकम को जनरेट करते थे, रॉयल इनकम को बढ़ाते थे। बट रेगुलर इनकम जो आती थी वो एग्रीकल्चर से आती थी, और जनरली शेयर जो था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो ऐसा बोला जाता था कि किंग कलेक्ट करता था, बट ये स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये क्या क्या एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करते थे, तो लैंड जो है पैडी, रागी, शुगर केन प्रोड्यूस करते थे। एलिफेंट्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में आते थे। फिर ग्रेन्स, पेपर, फ्रूट, टर्मरिक भी प्रोड्यूस करते थे। अपेरेंटली अगर बात करें तो टैक्सेस जो है किस लिए कलेक्ट किया जाता था? पीजेंट्री से टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था कि स्टेट की रेगुलर आर्मी को मेनटेन कर पाए। जैसे कि एलिफेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था वॉर में। हॉर्सेस जो है इम्पोर्ट किए जाते थे। फुट सोल्जर्स और हॉर्समैन जो है वो लेदर सैंडल्स पहनते थे कि अपने फीट को प्रोटेक्ट कर पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत ज़्यादा रॉयल रेवेन्यू की ज़रूरत थी कि हम मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट अगर बात करें तो राइज ऑफ सोशल कास्ट। सोशल क्लास कैसे राइज हुआ? तो टैक्सेस जो हैं वो कहीं ना कहीं आर्मी बस को मेंटेन करने के लिए नहीं रखा जाता था। टैक्सेस जो है वो इसलिए भी रखा जाता था कि जो ब्राह्मण्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो पोएट्स हैं, उनको जो है हम ग्रांट प्रोवाइड कर सकें, हम लैंड दे सकें, हम गोल्ड दे सकें, और हम हॉर्सेस दे सकें, एलिफेंट्स दे सकें। तो इसलिए भी हमारा टैक्सेस जो है वो लगाया जाता था पीपल्स पे। और जनरली पोएट्स और प्रीस्ट जो थे वो ब्राह्मणस थे। अब ब्राह्मण्स जो है पहली बार तमिलनाडु में आए इन द संगम एज। अब कराईकल के टाइम पे जो कराईकल चोला थे, ऐसा पता चलता है कि इतने ज़्यादा गोल्ड पीसेस जो हैं उन्होंने ब्राह्मण्स को दिया था, ठीक है। अब उसके अलावा कैश, लैंड, चैरियट, हॉर्सेस, एलिफेंट्स भी दिया जाता था। और यहाँ के जो ब्राह्मण्स थे वो मीट और वाइन दोनों यूज़ करते थे, दोनों खाते थे। अब क्षत्रिय और वैश्य ऐसा रेगुलर वर्नास की तरह मेंशन नहीं है संगम एज में, बट ऐसा नहीं बोला जाता कि वॉरियर क्लास जो है एब्सेंट थी, वॉरियर क्लास थी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एनआरडी जो है, एनआरडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी। तो एनआरडी उनको बोला जाए, जो आर्मी के कैप्टन्स रहते थे उनको बोला जाता था। फिर सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स जो है वो वल्लास और वल्लास क्या थे? रिच प्रीजेंट्स से जिनके अंडर आते थे। फिर रूलिंग कास्ट को यहाँ पे अरासर बोला जाता था, और इनके साथ मैरिज अलाइंसेस करके मैरिज रिलेशन किसके साथ बनाते थे? वल्लास के साथ, जो कि फोर्थ कास्ट कॉन्स्टिट्यूट करते थे। अब इनके पास बहुत बल्क ऑफ लैंड रहता था, और पीजेंट्री जो है वो रिच और पुअर में डिवाइड होती थी। अब रिच जो है वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर फील्ड में प्लफिंग नहीं करते थे, खुद दूसरों को एम्प्लॉय करते थे कि आप जो है प्लफ करिए। अब एग्रीकल्चर और ऑपरेशन जनरली विमेन कंसीडर करती, विमेन जो थी लोवेस्ट क्लास की वो कैरी करती थी, उनको बोला जाता था कदासियार, याद रखिएगा, कदासियार बोला जाता था, ठीक है। अब बिसाइड्स एग्रीकल्चरल लेबर्स की अगर बात करें तो लो क्लास आर्टिशंस भी थे, वो उनको टू दिस कैटेगरी उनको क्या बोलते थे? पुलायंस बोलते थे, जो कि चारपाईस बनाते थे। चारपाईस कैसे बनाते थे? एनिमल की स्किन के साथ मैट्स के बनाते थे। और इसी से हमको पता चलता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी भी थी, सोशल इनइक्वालिटीज़ भी संगम एज में बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल रिच जो है वो हाउसेस जो थे ब्रिक्स के बने होते थे उसमें रहते थे, पुअर जो है हंट्स पे रहते थे, हम्बलर स्ट्रक्चर्स पे। रिच मर्चेंट्स अपर स्टोरीज में रहते थे हाउसेस के, और वो नीचे रहते थे। अब हमको यहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, बट डोमिनेंस जो था ब्राह्मणस का और रूलिंग कास्ट का वो ज़्यादा था। बट एक्यूज कास्ट डिस्टिंक्शन विच अपीयर्ड इन लेटर टाइम्स आर लैकिंग इन अर्ली संगम एज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइज ऑफ सोशल क्लास एंड पर्स एंड स्वॉर्ड्स। तो एक बार हम देख लेते हैं पर्स एंड स्वॉर्ड्स की अगर बात करें तो व्हाट ऑल एडेड टू रॉयल रेवेन्यू। पहली चीज़ ट्रांजिट ड्यूटी जो लगाते थे मर्चेंट्स पे, दूसरी चीज़ स्पॉइल्स ऑफ वॉर, और थर्ड चीज़ थी रेगुलर इनकम जो एग्रीकल्चर से आता था। अब फीचर्स अगर बात करें तो कस्टम ऑफिशियल्स यहाँ पे फंक्शन करते थे, कांस्टेंट विजिलेंस रखा जाता था रोड्स पे कि हम जो है मर्चेंट्स की सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर सके। लैंड जो है वो रागी, बार्ले, रागी, पैडी, शुगर केन, फ्रूट, पेपर, टर्मरिक, ग्रेन्स ये सब प्रोड्यूस करते थे। स्टेट जो है मेनटेन करती थी रेगुलर आर्मी। एलिफेंट हॉर्सेस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे,
जो वहाँ पे रहते थे। अब राइज ऑफ सोशल क्लासेस की अगर बात करें तो ब्राह्मणास जो थे, ब्राह्मणास कौन थे? पोएट्स और प्रीस्ट थे। अब इनको क्या दिया जाता था? गोल्ड, लैंड, कैश, चैरियट, हॉर्सेस, एलिफेंट्स दिया जाता था। और ये जो ब्राह्मणास थे वो वाइन्स और मीट भी खाते थे। अब एनआरडी जो थी, जो आर्मी के कैप्टन्स थे उनको एनआरडी बोला जाता था, वो फॉर्मल सेरेमनी पे रहते थे। रूलिंग कास्ट को अरासर बोला जाता था और उसके मेंबर जो हैं वो शादी करते थे, मैरिज रिलेशन किसके साथ बनाते थे? वल्लास को, जिसको फोर्थ कास्ट बोला गया। अब वल्लास और रिच पीजेंट्स जो थे, जनरली ये सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स हेल्ड बाई वल्लास और रिच पेजेंट्स, और बल्क ऑफ लैंड जो था वो पेजेंट्री का वो डिवाइड होता था रिच और पुअर के बेसिस में। रिच जो है वो प्लवशेयर्स नहीं करते थे एग्रीकल्चर को, पुअर करते थे, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो कदासियार जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि लोअर क्लास की जो विमेन थी वो उनके लिए डिनोट किया जाता था और वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म करती थी। फिर लो कास्ट आर्टिशंस को पुलाइयंस बोला जाता था जो कि चारपाईज वगैरह बनाते थे। अब इससे हमको पता चलता है कि शार्प सोशल इक्वालिटीज़ थी, जैसे कि रिच जो हैं वो हाउसेस ऑफ ब्रिक्स में रहते थे, अपर स्टोरीज में रहते थे, और पुअर्स जो हैं हंट्स और हम्बलर स्ट्रक्चर्स पे रहते थे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा राइज इन सोशल इनइक्वालिटीज़। नेक्स्ट कम टू यस पर्सन थॉट्स हो गया। हाँ, बिगनिंग ऑफ ब्राह्मणिज्म की अगर बात करें तो स्टेट एंड सोसाइटी जो थी, जो भी फॉर्म्ड हुई तमिलनाडु में क्रिश्चियन एरा के टाइम पे, वो ब्राह्मणिज्म के इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा आई। बट द ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस जो है जनरली स्मॉल पार्ट जो था तमिलनाडु टेरिटरी का वहीं पर सिचुएटेड था, अपर लेवल्स जो तमिलनाडु सोसाइटी थी वहाँ पे। अब यहाँ के किंग्स जो थे वो वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, जो कि हमने देख लिया है। बट अगर बात करें तो यहाँ के चीफ लोकल गॉड जो थे वो थे मुरुगन, जिनको सुब्रमण्या भी बोला जाता था, और ये विष्णु का भी वर्शिप करते थे। लेटर अगर बात करें तो क्रीमेशन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बिगनिंग ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब तमिल लैंग्वेज एंड संगम लिटरेचर की बात करें तो जितनी भी फीचर्स बताए गए अबाउट द लाइफ ऑफ द तमिल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री, ये संगम लिटरेचर पे बेस्ड है। एज शोन अर्लियर, संगम जो था, संगम का मतलब होता है असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों की असेंबली होती है तमिल पोएट्स की, और ये जनरली रॉयल पेट्रोनेज के अंदर होती है। बट भी ऐसा पता चलता है कि नंबर ऑफ संगम्स कितने हुए ये हमको नहीं पता। इट इज स्टेटेड दैट तमिल कमेंट्री जो थी मिडिल ऑफ द 8th century AD, दैट 3 संगम्स जो हैं वो लास्टेड फॉर 9,990 ईयर्स, और इतने पोएट्स ने अटेंड किया था, इतने पांड्यास किंग्स ने अटेंड किया था। बट ऑल ये जनरली एग्जिगरेट करके बताया गया है। इतना बोला जाता है कि संगम्स जो था अंडर द रॉयल पेट्रोनेज मदुरई में हुआ था, ठीक है। अब अवेलेबल संगम लिटरेचर जो थे वो बहुत सारी असेंबलीज ने प्रोड्यूस किया, जो कि कंपाइल्ड हुई 300 to 600 AD में। अर्ली, मिडिल एंड लास्ट स्ट्राटा जो था टेक्स्ट का वो क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं है, बट बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस वो रखती है, जैसे कि ग्रीक और रोमन्स के बारे में। और ऐसा कोई डाउट नहीं है कि उनको आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं पता था, उनको पता था, ठीक है। मोर देन 75 शॉर्ट्स इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में पाए गए मदुरई रीजन में। ये हमको स्पेसिमेन प्रोवाइड करते हैं कि तमिल जो है उसको मिक्स किया गया प्राकृत वर्ड से, और ये जनरली 2nd-1st century BC के हैं, जब जैन और बुद्धिस्ट मिनिस्ट्रीज अपीयर्ड हुए थे इस एरिया में। अब बहुत सारे बोला जाता है कि कोई भी वर्ड्स जो संगम लिटरेचर को कंसीडर करता है वो ऐसा प्रोड्यूस नहीं हुआ, बस प्रोड्यूस्ड इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा, ऑल्दो इट वाज फाइनली कंपाइल्ड कब हुआ? AD 600 में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट गॉड एंड संगम लिटरेचर। नाउ लेट्स कम टू द समरी। तो गॉड कौन थे? मुरुगन थे, जिनको सुब्रमण्यम बोला गया, चीफ लोकल गॉड थे, और विष्णु का भी वर्शिप किया जाता है, और क्रीमेशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब संगम लिटरेचर की अगर बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि 300 to 600 AD में का बिलोंग करता है, और ये रॉयल पेट्रोनेज किसके अंदर? मदुरई में हुआ था। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पेसिमेन प्रोवाइड कर ले कि तमिल जो है मिक्स किया गया प्राकृत के साथ। फिर डिस्क्रिप्शन बताते हैं ग्रीक और रोमन ट्रेड के बारे में, और नॉलेज ऐसा पता चलता है कि उनको नॉलेज था राइटिंग का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साउथ इंडिया की जो एक्सट्रीमली साउथ की जो टेरिटरीज थी वो उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वी स्टडीज़ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, हम नेक्स्ट चैप्टर में ख़त्म कर लेंगे, जिसमें हम क्राफ्ट ट्रेड्स टाउन्स पोस्ट मॉडर्न एज का पढ़ेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आए जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, और लेक्चर देखिए, लेक्चर से ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो मैंने कुछ अगर नहीं इंक्लूड किया है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।